शब्बीर ने शेखुपुरा में एक ऐसे बाप को देखा है जिसने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ली थी ताकि उसके दो छोटे बेटों की परवरिश हो सके। बड़ा बेटा जो कि बाप का बहुत लाडला था, सौतेली मां को बर्दाश्त न कर सका और इसी नफरत में पलकर बड़ा हो गया। शादी होने के बाद बड़ा बेटा सौतेली मां के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि हारून की बीवी कमरा बंद करके रो रही थी। हारून घर के बाहर था। उसने बेल बजाई तो कोई दरवाजा खोलने नहीं आया, जिस पर हारून को गुस्सा आ गया। अरे भाई, घर में कोई है कि सब मर गए? आसिफ! पहली मंजिल पर हारून के बेटे आसिफ ने बाप की आवाज सुनी तो गैलरी तक जाने की कोशिश की, जिस पर उसकी बीवी ने उसे रोक दिया। अरे आप रुके, मैं देखती हूँ। आइए पानी। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अम्मा नीचे आऊंगी। अजीब घर है, किसी को किसी की खबर ही नहीं। अब दरवाजा खोलोगी के? आई आई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। हारून की बहू ने दरवाजा खोलकर सलाम किया, लेकिन हारून बहू के सलाम का जवाब दिए बगैर ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे में चला गया। दरवाजा खोला तो सामने बीवी थी जो मुंह छुपाकर रो रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है? मैं पूछ रहा हूँ ना तुमसे। कोई खास बात नहीं, रोजाना ही झेलती हूँ। आज तो मुझे मेरी औकात याद दिलाती गई। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बता, हुआ क्या है? जो आपका बेटा है ना, वो कहता है कि उसकी माँ की मजाक दे लो। कौन? वासिफ? अरे वो तो बदबख्त है, उसके मुंह क्यों लगती हो तुम? मैं उसके मुंह नहीं लगती, मैं उससे बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ। वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा मुझे बोलता रहता है हर वक्त। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरा कहीं और इंतजाम कर दे। नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे, बहुत जलील हो रही हूँ। क्या करूं? कहाँ ले जाऊं? इतना बड़ा मकान है तुम्हारे पास, अगर यही मसला है तो सीढ़ियों वाला दरवाजा बंद कर दो। मत मुंह लगो ना उस बदबख्तों के। उधर ग्राउंड फ्लोर पर मियाँ बीवी जोर जोर से बातें कर रहे थे और उधर ऊपर गैलरी में हारून का बेटा और उसकी बहू कान लगाकर सब कुछ सुन रहे थे। अच्छा है बुढ़िया जाए यहाँ से, जान छूटे हमारी। औरत ने मेरा बाप छीना, बड़ी मुनाफिक औरत है ये। ऐसे भूखी मीठी बनती रहती है, बेटा बेटा बेटा। जाके बात करता हूँ मैं इससे। कोई जरूरत नहीं है, फिर किसी वक्त बात कर लेना। भाई हमारा हिस्सा देके हमें अलग कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। आखिर छोटे को भी तो मकान लेकर दिया है। ये लेने देगी हिस्सा में? ये कभी नहीं चाहती कि मेरा बाप मुझे हिस्सा दे। यही तो हम है कि मेरा बाप इसकी बातों में आया हुआ है। अच्छा आहिस्ता बोले, नीचे आवाज आ रही है। चाहते तो जाने दो, देखता हूँ मैं भी। 65 साल हारून का फर्नीचर का छोटा सा कारखाना था। पहली बीवी के इंतकाल के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। दोनों बेटों की शादियां कर दी थी। हारून अपने बड़े बेटे और उसके बच्चों के साथ एक ही घर में रहता था। बड़े बेटे की बीवी जायदाद से हिस्सा लेने के लिए अपने शौहर पर मुसलसल दबाव डाल रही थी, लेकिन घर की तकसीम में सबसे बड़ी रुकावट सौतेली माँ थी। फर्नीचर के कारखाने में आसिफ का बाप मजदूरी कर रहा था। रंडा फेरते हुए वो अपने ख्यालों में गुम था। अरे उस्ताद, क्या सोच रहे हो? परेशान लग रहे हो? सोचना क्या है यार, जिंदगी जहन्नुम हो गई है मेरी। औलाद ने तंग करके रखा हुआ है मुझे। मौत भी नहीं आती कि जान छूटे इस घोरक धंधे से। उस्ताद ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? औलाद ना फरमानी करते तो लात मार दो उसको। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? किसी दिन ऐसा गायब हो जाऊंगा ना, ढूंढते फिरेंगे सब। इस दुनिया में हूंगा तो मिलूंगा ना इनको। अरे उस्ताद, और वो जो घरवाली है तुम्हारी, उसका क्या? अरे छोड़ो, उसका तो खानदान ही बहुत बड़ा है, उसको तो कोई भी रख लेगा। अच्छा उस्ताद, मशीन बंद हो गई तुम्हारी। देखो लाइट चली गई है क्या? देखता हूँ उस्ताद। उस्ताद
चाय तो मंगवा दो। हाँ हाँ जा बोल दिया। 65 साला हारून बड़े बेटे के रवैये से तंग आकर जिंदगी से मायूस हो चुका था और अब वो 2-2 दिन घर से गायब रहने लगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात गए हारून की बीवी सीढ़ियां चढ़ती हुई पहली मंजिल पर पहुंचकर बहू का दरवाजा खटखटा रही थी। आसिफ, बहू दरवाजा खोलो। आई अम्मी, आसिफ तो नहीं है, मैं खोलती हूँ। क्या हुआ अम्मी, अंदर आए ना। बेटा वो तुम्हारे ससुर का फोन बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मेरा दिल घबरा रहा है, अल्लाह खैर करे कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। आसिफ से कहो जरा पता करे। आप परेशान नहीं हो, आप नीचे जाएं, आ जाएंगे। मैं भी फोन करती हूँ आसिफ को। ठीक है बेटा, इलाही खैर, अल्लाह खैर। दरवाजा बंद कर लो। जी। हारून 2 दिन तक घर ना आया तो घर में सफे मातम बिछी हुई थी। छोटा बेटा भी अपनी सौतेली सास के यहाँ आया हुआ था। हाँ बेटा तू ही कुछ कर, 2 दिन हो गए उनका फोन भी बंद जा रहा है। है तो ये परेशानी वाली बात, लेकिन अल्लाह पे यकीन है तो सब ठीक हो। भाई आप भी तो कुछ करें। क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ याद आया, अब्बा का एक पुराना दोस्त है और उसको शिकार का भी बहुत शौक है। मेरे ख्याल में शायद अब्बा उसके साथ शिकार पे ना चले गए। तो अब्बा के दोस्त को फोन करो। उनका नंबर नहीं है ना मेरे पास। घर देखा है? हाँ, एक दफा घर देखा था, अब्बा के साथ गया था मैं। वो जो पीछे महल है ना, जो लाल हवेली है, उसके साथ में कोई तीसरा या चौथा मकान है। अम्मा मैं देख कर आऊं? हाँ बेटा जल्दी जा, बल्कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। चल। नहीं अम्मा आप मत चलो, मैं देख के आता हूँ। बस अल्लाह पे यकीन रखो, सब ठीक होगा। हारून 2 दिन बाद अचानक घर पहुंच गया था। वो कहां गया था, किसके साथ गया था, इसके बारे में उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अरे बस आ गया ना, अब तुम खामोश हो जाओ। कैसे खामोश हो जाऊं? पता नहीं आपने कुछ खाया पिया भी या नहीं, सोए भी या नहीं सोए। खुदा के लिए मुझे इतना परेशान मत करें आप। भाई तुम ज्यादा परेशान मत हो, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे अलावा मेरी किसी को फिक्र ही नहीं। ये क्या बात कही आपने? क्यों फिक्र नहीं है आपकी? अरे मैं तो सुतेली माँ हूँ ना, लेकिन आपके जो अपने बेटे हैं ना, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आसिफ भी और आबिद भी बहुत परेशान थे, यकीन माने। अच्छा ये आटा है, इस पे हाथ लगाएं, ये सदके का आटा है। अल्लाह हमारी मुश्किल आसान करे। ठीक है, अब तुम मुझे कुछ खाने वाने का दोगी या? अरे क्यों नहीं, अभी लेकर आई। हारून 2 दिन तक कहां गायब रहा। ये एक ऐसा मुअम्मा था जो हारून की बीवी को अंदर से खाए जा रहा था। शायद उसे किसी मुल्जिम के धोखे में गिरफ्तार कर लिया गया था, या फिर शायद उसने किसी और औरत से शादी कर ली थी। ये वो ख्यालात थे जो हारून की बीवी के जहन को मुसलसल कचोके लगा रहे थे। 2 दिन गायब रहने के बाद हारून सही सलामत लौट आया था, लेकिन वो एक बार ऐसा गायब हुआ कि कई दिनों तक उसका पता ही न चल सका और छोटे बेटे ने बाप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शब्बीर ने देखा कि हारून के दोनों बेटे सर जोड़कर बैठे हुए थे। मेरा तो सर फटे जा रहा है, पता नहीं अब्बा कहाँ चले गए। मुझे क्या पता, मुझे तो लगता है कि अब्बा को शायद कोई उठा कर ले गया। उठाकर कौन लेके जाएगा? क्या वो चोर है? नहीं, हमें क्या पता, हम तो अब्बा को घर में देखते हैं, बाहर न जाने किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, हमें कुछ मालूम है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने क्या कहना है? पुलिस कहती है कि हम तो बस तलाश कर रहे हैं। या अल्लाह, मेरे अब्बा को अपने हिफ्ज़ ईमान में रख। आमीन, मत कर, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। गुमशुदगी की रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद पुलिस ने हारून का सुराग लगा लिया। किसी ने उसे कत्ल करके उसकी लाश नहर में बहा दी थी।
बाप के कत्ल का सुराग लगाने में सबसे ज्यादा मदद जिस शख्स ने की थी वो था मकतूल का बड़ा बेटा आसिफ। तो क्या बाप को बेटे ने कत्ल किया था? जी हां, बेटा ही बाप का कातिल था। जायदाद कहीं सौतेली माना हड़प कर जाए, बेटे ने बाप ही को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल करके लाश नहर में बहा दी थी और बाप की तलाश का नाटक भी रचा रहा था। यह है मकतूल जिसका जुर्म यह था कि उसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए उनकी मां के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ली थी और पूरे खानदान को जोड़कर रखना चाहता था। पिछले तकरीबन 3-4 साल से हमारा इस घर में आना जाना बहुत काम है। हम अलग हैं, अलग अपना सेपरेट रहते हैं और तकरीबन खुशी गमी पे भी कभी कभी मुलाकात हुआ करती है, लिहाजा हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा काम था इधर। तो तकरीबन 6 तारीख को ना मेरे वाले साहब लापता हुए हैं और उन दिनों से 10 तारीख तक मेरा कोई वाले साहब से कोई रब्ता नहीं हुआ। हमें बाहर से पता चला है कि आपके वाले साहब गायब हैं और घर से लापता हैं। तो लिहाजा 10 तारीख को मैंने दरख्वास्त दायर की है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। 4 रोज पहले एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया पीटी में, जहाँ पे मोहम्मद हारून नाम के शख्स को, जो एजिड आदमी था, तकरीबन 60-65 साल उसकी उम्र थी, उसे उसके हकीकी बेटे ने, उसका नाम मोहम्मद आसिफ था, उसने उसे कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसने उस डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश की और इंतहाई उसने जो है कुल्हाड़ी के वार करके बड़ा उसने शदीद तशद्दुद के बाद उसको कत्ल किया। लेकिन फिर जब पुलिस ने अपना इसके इन्वेस्टिगेशन के दायरे को बढ़ाया, हमने इसमें लोकली वहाँ पे जो मैनुअल इंफॉर्मेशन और जो ऑन ग्राउंड वहाँ से हमने ह्यूमन रिसोर्स सारी कलेक्शन की, तो उससे फिर हमने ये पता चला कि असल में ये अफवाह वाला मामला नहीं है और ये बेटा ही इसका मशकूक है। जब बेटे को फर्दर हमने थोड़ा वॉच किया क्लोजली, तो थोड़े अरसे बाद ही हमें मजीद कुछ शवाहद ऐसे मिल गए जिससे ये चीज़ें क्लियर होती चली गई। शब्बीर ने शेखोपुरा में सगे बेटे के हाथों बाप के कत्ल को इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार दिया है और बाप के कातिल को उसके किए की सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। खाना बदोशी की जिंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं। अक्सर खुले आसमान के नीचे रातें गुजारनी पड़ती हैं। मालो मता की हिफाजत और देखभाल भी आसान नहीं रहती। शिकारपुर का मौसम खुश्क हुआ तो बदरुद्दीन अपनी बीवी बच्चों को लेकर खानेवाल की तरफ निकल गया और मेल्सी लिंक रोड के करीब डेरा डाल दिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। नहर के साथ पक्की सड़क पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा था। कुछ बच्चे आसपास खेल रहे थे और कुछ दूर हरियाली के करीब मैदान में खाना बदोशों का डेरा था। सामने ही उनके मवेशी घास चरते दिखाई दे रहे थे। खाना बदोश खानदान का सरबराह बदरुद्दीन इत्मीनान से चारपाई से पांव लटकाए बैठा था और सामने ही बड़े बड़े डब्बों में ताज़ा दूध मौजूद था, जिसे करीबी लोग साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर पैदल आकर ही खरीद रहे थे। गुलाम शब्बीर और फिदा मलंग एक मोटरसाइकिल पर आए और बदरुद्दीन के पास पलंग पर ही बैठ गए। कौन हो बाबा, किधर से आए हो? पहले तो आपका डेरा नहीं देखा। शिकारपुर से आए हैं। वहां जरा खुश्की चल रही थी, पैदावार भी कम हो रही थी, तो सोचा यहाँ आ जाए। अरे ये तो बहुत अच्छा किया भाई, यहाँ पर पानी भी है, आबो हवा भी बहुत अच्छी है और आपके जानवर भी बड़े फलेंगे फूलेंगे, सेहतमंद रहेंगे। हाँ लग रहा है। आप लोग यहीं रहते हो? क्या करते हो? अरे मलंग है बाबा, हम दोनों मलंग हैं। हमारा कोई ठिकाना नहीं, कोई डेरा नहीं है। जहाँ मोहब्बत मिलती है बस वहीं होते हैं बाबा। क्यों मलंगी? मलंग की खैर। ठीक है फिर हम चलते हैं। अरे ठहरो, अपने बीवी बच्चों से मिलाता हूँ आपको। अल्ताफ की माँ, अल्ताफ, बच्चे इधर कहीं काम कर रहे हैं, कभी मिलवाऊंगा आपसे। हाँ कोई बात नहीं, हमारे भी बच्चे हैं भाई, कोई मसला नहीं है। फिर चक्कर लगेगा इंशाल्लाह। जी जी जी, रब रखा। जरूर। चल मलंगी। शिकारपुर के खाना बदोश खानदान में बदरुद्दीन, उसकी बीवी, एक नौजवान बेटा और एक कम उम्र बेटी और बेटा शामिल थे। इस खानदान के पास 40-50 लाख रुपए की मालियत के जानवर थे जो उनकी आमदनी का जरिया थे।
इलाके के जिन दो अफराद गुलाम शब्बीर और मलंग ने बदरुद्दीन से ताल्लुकात पैदा कर लिए थे, उनके बारे में शब्बीर को पता चला है कि वो मुबैना तौर पर जराइम पेशा थे और उनकी नजर बदरुद्दीन के माल मवेशी पर थी। शब्बीर ने देखा कि सर्दी से बचने के लिए बदरुद्दीन ने आग जला रखी थी और वो अपने नए दोस्तों गुलाम शब्बीर और मलंग के साथ बैठा चाय पी रहा था। वाह वाह, चाय तो बड़ी भम्बाट बनाई है। क्यों मलंग? जबरदस्त। हट मलंग। यार गुलाम शब्बीर, सोच रहा हूँ कल बाजार हुआ हूँ, मंडी भी देख आऊंगा। अरे कल क्यों, आज ही। मैं तो कहता हूँ आज ही चले जाओ। क्यों मलंगी? हट मलंग। लेकिन यार ये पीछे मवेशी कौन चराएगा यार? अरे हम मलंगी हैं ना, हम किस लिए? अरे भाई हम तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे भाई हैं। मवेशियों का ख्याल हम दोनों करेंगे। क्यों मलंगी? हट मलंग। यार गुलाम शब्बीर, तेरी बड़ी मेहरबानी यार, तूने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। तू मेरे भाइयों की तरह है यार, बहुत शुक्रिया यार तेरा, बड़ा शुक्रिया। क्यों मलंगी? हट मलंग। गुलाम शब्बीर और मलंग बहुत महारत और मक्कारी से अपने मंसूबे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। पहले उन्होंने बदरुद्दीन का एतमाद हासिल किया और उसके खानदान से घुल मिल गए। फिर बदरुद्दीन के मवेशी की देखभाल भी करने लगे। बदरुद्दीन की बीवी को भी उन पर एतमाद हो गया था। बदरुद्दीन और उसकी बीवी डेरे पर थे। बड़ा बेटा खुले आसमान के नीचे दूर एक चारपाई पर लेटा हुआ था। बदरो, सोच रही हूँ गांव चक्कर लगा के आ जाऊं। हाँ हाँ जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। और गुलाम शब्बीर और मलंग भी तो है ना यहाँ, बहुत अच्छे यार हैं। लेकिन अब्बा, आप इन लोगों पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। इंसान का पता 2 दिन में नहीं लगता, सब कुछ लूट के ले जाएंगे लोग। देख रही हो, अपने बाप को अकल सिखा रहा है। अबे जिंदगी हो गई है, एक नजर देख के पहचान लेता हूँ कि कौन क्या है। अच्छा अब्बा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अरे अल्ताफ, बात सुन, कल मैं जा रही हूँ गाँव शिकारपुर, अपने अब्बा का ख्याल रखना। अच्छा अम्मा जाओ, रख लूंगा ख्याल अब्बा का, आप बेफिक्र हो जाओ। दूसरी सुबह शब्बीर ने बदर की बीवी को एक बैलगाड़ी पर स्टेशन की तरफ जाते देखा। बदर की बीवी के जाते ही गुलाम शब्बीर और मलंग दोनों ने अपने भयानक मंसूबे पर अमल दरामद किया। बदर और उसके जवान बेटे को कत्ल करके लाशें नहर में बहा दी और 40 लाख मालियत के मवेशी गुलाम शब्बीर और मलंग ने आपस में बांट लिए। शब्बीर ने देखा कि गुलाम शब्बीर और मलंग बहुत राजदारी से कोई बात कर रहे थे। बात सुन भाई, इन दोनों बच्चों का क्या करना है? मैं तो कहता हूँ इन दोनों को भी ठिकाने लगा देते हैं, वरना हम पकड़े जाएंगे। कहता तो तू ठीक है, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं इसकी बच्ची को लेके अपने रिश्तेदारों के घर पे छोड़ के आता हूँ और तू जो है ना यहीं खड़ा रहना, ठीक है? और बेटा? अरे उसका भी कुछ करते हैं यार। चल ठीक है। गुलाम शब्बीर जब एक खुफिया कमरे में गया तो बदर की 6 साला बेटी रो रही थी। अरे बेटा क्यों रो रहे हो? चाचा, मेरे बाबा और मेरे भाई कहाँ हैं? अरे बेटा, आपके भाई और आपके बाबा अम्मा को लेने गए गाँव। ठीक है चाचा। आप जो है ना मेरे साथ चलो मेरी खाला के घर। जब आपके अब्बा और भाई आ जाएंगे ना फिर आप ले आएंगे, सही है? आप मेरा बेटा रोते नहीं है, बुरी बात होती है। सफ़ाक और शैतान नुमा जालिम शख्स ने मकतूल की कमसिन बेटी को कत्ल करने के बजाय एक जगह काम पर रखवा दिया था और मकतूल के कमसिन बेटे को किसी मजार पर छोड़ाया था। इधर शौहर और बच्चों से राब्ता न होने पर मकतूल की बीवी ने अपने भाई को खानेवाल भेजा तो वहां न तो बदरुद्दीन था और न ही कोई डेरा। जानवरों का भी कोई अता पता नहीं था। शब्बीर ने देखा कि मकतूल का भाई मायूसी के आलम में नहर के किनारे बैठा था। सामने खेत जरूर थे लेकिन कोई खाना बदोश डेरा नहीं था। फिर शब्बीर ने देखा कि मकतूल का भाई थाने पहुंच गया था और रिपोर्ट दर्ज करवा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मकतूल और उसके बच्चों और जानवरों को तलाश करना शुरू कर दिया।
पुलिस को इलाके के एक घर में बड़ी तादाद में मवेशी लाए जाने की इत्तला मिली तो पुलिस ने छापा मारकर गुलाम शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया। रात के वक्त एक पुलिस वैन खामोशी से एक चार दीवारी के पास जाकर रुकी और कुछ पुलिस एहलकार दीवार कूदकर अंदर जाते दिखाई दिए। खबरदार, कौन हो तुम? पकड़ो से, क्या नाम है तेरा? सर गुलाम शब्बीर। लेकिन मैंने किया क्या है? थाने ले चल, मोबाइल में डाल, पता लगे क्या किया है तूने। ले चलो इसे। गुलाम शब्बीर ने बदरुद्दीन और उसके जवान बेटे के कत्ल का एतराफ कर लिया और मवेशियों की बंदर बांट तस्लीम कर ली थी। पुलिस गुलाम शब्बीर के दूसरे साथी मलंग की तलाश में थी। कहाँ है तेरा साथी? ओ सर, वो तो चला गया अपना हिस्सा लेके। मुझे नहीं पता सर कहाँ गया वो। ये ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे ले जाओ। जी सर। बोल भाई, क्या चाहता है? सर मैं बताता हूँ सर। गुलाम शब्बीर ने खाना बदोश बदर और उसके जवान बेटे अल्ताफ के कत्ल के बाद अपने ही साथी मलंग को भी लूट के माल की बंदर बांट में इख्तिलाफ के बाद कत्ल कर दिया था। पुलिस ने लाशें बरामद कर ली थीं और मकतूल बदर के कम सिन बच्चों को भी बाजियाब करा लिया। ये है मुबैना जराइम पेशा अफराद की तस्वीरें। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक खुद अपने ही साथी के हाथों मारा गया जबकि दूसरा पुलिस की तहवील में है। ये आज से तकरीबन 20 से 25 रोज कबल थाना तुलंबा की हदूद में एक बड़ी अंदोनाक वारदात हुई। वो आए हुए थे अपने बच्चों के साथ, तो यहाँ पे कुछ क्रिमिनल लोगों ने उनको अपने झांसे में ले लिया और उनको अपनी बातों में लगा लिया कि हम आपको जगह प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपके जानवर जो है वो चारा हासिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको रहाइश की सहूलियाँ जो है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो उस एतबार से वो उनके धोखे में आ गए और ये गुलाम शब्बीर और फिदा जो कि हमारे एक्यूज थे, इन्होंने उन लोगों को जाकर वहाँ पर इंतहाई बेदर्दी के साथ बाप और बेटे को कत्ल करके उनकी लाश जो है वो नहर में बहा दी। इसके साथ इसने उस बदरुद्दीन को भी मार के नहर पर फेंक दिया। वो चूंकि बहुत बड़ी नहर है मेल्सी लाइन से, तो उसकी तलाश तेरी जारी है। इसने उनके साथ एक उसका बच्चा था इम्तियाज 9 साला, उसकी बेटी थी सुगरा बीबी, इनको भी वो इसने राइट लेफ्ट कर दिया। वो भी हमने फौरन उन बच्चों को रिकवर करके लवाकिन के हवाले किया। उसके जानवर वगैरह वो सारे जो थे वो हमने रिकवर करके लवाकिन के हवाले किया। पुलिस ने मकतूल के लवाहिकीन को लूटा हुआ माल बरामद करके वापस कर दिया था, लेकिन शब्बीर सोचता है कि इंसान भरोसा करे तो किस पर करे। बदरुद्दीन एक सादा लौ खाना बदोश था जिसे परदेश में लूट कर कत्ल कर दिया गया था और एक माँ को उसके जवान बेटे से महरूम कर दिया गया था। शब्बीर ने मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। शब्बीर ने एक ऐसी औरत को देखा है जिसकी 6 साला बेटी थी, लेकिन ससुराल वाले उससे खुश नहीं थे। नबीला नामी इस औरत पर बेटे की पैदाइश के लिए दबाव डाला जा रहा था। दूसरी सूरत में शौहर दूसरी शादी की धमकियां दे रहा था। जाहिलाना मुआशरती रवैयों और इक़दार की यह कहानी इंतहाई अफसोसनाक है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। नबीला तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी 6 साला बेटी बुरी तरह रो रही थी। शायद वो किसी बात की जिद कर रही थी और जमीन पर लौट रही थी, लेकिन नबीला इंतहाई गुस्से में बेटी को झटक कर सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही थी। मुझे खाना खाना है, मुझे रोटी दो। क्या है, क्यों रो रही हो? नहीं है खाना, चुप हो जाओ। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है ये? आपको इससे क्या लेना देना कि वो क्यों रो रही है? आप देखा ही लड़की, कर दिया अपने बेटे का रिश्ता तय। हाँ हाँ बिल्कुल देख कर आई हूँ, और क्यों ना देख के आऊँ। तूने तो 6 साल में ये बच्ची क्या पैदा कर ली, ऐसे इतराती फिर रही है जैसे पता नहीं क्या एहसान कर दिया हमारे ऊपर, गजब खुदा का। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो लड़की आके लड़का ही पैदा करके देगी आपको? मेरे से तो ज्यादा जबान चलाने की जरूरत है नहीं, जो कुछ कहना सुनना अपने शौहर से जाके क्या है। खाना खाना। अरे तुम तो चुप करो, नहीं है खाना। और बात सुने सास साहिबा, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के, मैं देखती हूँ कौन सी लड़की आती है मेरी जगह। चलो मेरे साथ, चलो। ओहो, और तू भी सुन ले, ये धमकियाँ किसी और को देना, मैं तेरी धमकियों में आने वाली नहीं हूँ। बड़ी आई, चली जाऊंगी और होने नहीं दूंगी। ज्यादा
नबीला की जिंदगी बेटा पैदा न करने से अजाब हो गई थी। डॉक्टर्स ने दोबारा मां बनने के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया था और दूसरी तरफ उसका शौहर औलादे नरीना के लिए दूसरी शादी करने पर तुला हुआ था। नबीला पीरों फकीरों के अलावा अब भी टोटकों की तलाश में मारी मारी फिर रही थी। एक दिन नबीला की अपने शौहर से शदीद लड़ाई हो रही थी क्योंकि एक हफ्ते बाद उसका शौहर दूसरा निकाह करने की तैयारी कर रहा था। शब्बीर ने देखा कि नबीला की 6 साल बेटी माँ के दामन से चिमटी हुई थी और उसका शौहर घर की चीजें उठा उठा कर फेंक रहा था। कोई बात नहीं, तुम समझ रही हो, मैं क्या करूं, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा मुझे। कौन चीज का बुरा करती हो तुम? फेंक दो, सब कुछ फेंक दो, बाहर से लाके छुरी हमारे गलों में मारो। तुम ममूज हो तो। अरे क्या कर रहा है ये? तो क्यों मार रहा है इसे? वही कर रहे हैं जो सिखाए हैं। यही चाहती है ना कि मेरा घर तबाह हो जाए, वही कर रहे हैं। अरे मैं नहीं चाहती, तू ये चाह रही है। 6 साल में एक लड़की क्या पैदा कर ली तूने? लड़का पैदा नहीं कर सकती थी? तो तुम सिखा दो लड़का पैदा करना। मेरी माँ से जुबान चलाई ना तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। अम्मा तुम जाओ, मैं देख लूंगा इसे। जाओ आप। बड़बड़ाहट करती रहती है तुम, कोई बात सुनती नहीं हो। और इसको ना मेरी नजरों से दूर करो, जाओ, वरना कुछ कर दूंगा मैं। इसके बारे में तो कुछ कहना भी मत, नहीं तो जान से मार दूंगी। से जाओ। एक दिन बाद नबीला के शौहर का निकाह होने वाला था। नबीला ने भी खुद को संभाल लिया था, फिर भी वो शौहर की मिन्नतें कर रही थी कि निकाह को कम से कम 1 हफ्ते तक टाल दे। देखिए, मैं लड़के थक चुकी हूँ, मैंने हार मानी। आप अपने निकाह का शौक पूरा कर लीजिएगा, बस चंद दिन ठहर जाए, मेरी रिपोर्ट आ लेने दें। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इससे? बंजर जमीन पर कभी खेती उगी है क्या? ऐसा मत कहिए, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, बस चंद दिन की बात है। सारा प्रोग्राम तय हो चुका है, क्यों जलील करवाना चाहती हो तुम मुझे? बेशक मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पे भी आप दूसरा निकाह कर लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी, सिर्फ चंद दिन की बात है। अच्छा जाओ जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। देखो, मुझे दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं है, तो मुझे गलत समझती हो, लेकिन खुद सोचो, खानदान को एक वारिस भी तो चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि अल्लाह को मिल जाए। मेरा रोने को बहुत दिल चाहता है, यहाँ मेरा दम घुटता है। कुछ दिन के लिए मैं अपने मम्मी की तरफ चली हूँ। हाँ जाओ जाओ, चलिए। नबीला का शौहर अपनी मां के साथ दूसरे निकाह के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि अचानक एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई। शब्बीर ने देखा कि नबीला का शौहर कार का दरवाजा खोलकर अपनी मां को कार में बिठा रहा था कि उसी वक्त नबीला अपनी बच्ची और मां के साथ एक रक्शे से उतरती दिखाई दी। सलाम, खैरियत? आप लोगों को तो कल आना था ना? नबीला की मां और उसकी सास आपस में गले मिलने लगी। मुबारक हो बहन। किस बात की मुबारकबाद? नबीला, मैं बताना था अपनी सास को कि तू नीचे। बहन, माशाल्लाह आपकी बहू नीचे है। क्या क्या कह रहे? क्या ये हम आप क्या करें? बेटा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। माँ चलो, मैं कोई बहाना कर दूंगा ना। चलो सब घर में चलते हैं। अब्बू, अम्मी ने बहुत रो रही थी। अरे मेरी बेटी क्यों रो रही थी? बुरी बात है नबीला, बच्ची के सामने नहीं रोते। चले चले अंदर चलते हैं, चले। शब्बीर ने सबको एक साथ घर में जाते देखा। एक लम्हे में सबका रवैया बदल गया था। नबीला की सास बहू और उसकी माँ की खिदमत करती दिखाई दे रही थी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कुछ अरसे बाद नबीला की जिंदगी यकसर तब्दील हो गई। वो एक प्यारे से बेटे की मां बन गई। घर में हर तरफ जश्न का समा था और वही सास और शौहर जो नबीला को ताने देते थे, अब उसके नाज नखरे उठा रहे थे। शब्बीर ने देखा कि नबीला की माँ अपने दामाद को फोन कर रही थी। हेलो बेटा, खैर से खुशखबरी है।
फौरी चले आओ। माशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। क्या क्या? अरे माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जरा नबीला से बात तो कराएं। हाँ हाँ क्यों नहीं। हेलो नबीला, तुमने मुझे बहुत बड़ी खबर सुनाई है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं बस अभी आ रहा हूँ मैं। जी आ जाइए, मैं इंतजार करूँ। फिर शब्बीर ने नबीला के घर में जश्न का समा देखा। बहुत से बच्चे और मेहमान मौजूद थे। गुब्बारे लटक रहे थे और महल्ले पड़ोस की औरतें नबीला के बच्चे को देखने आ रही थी। एक एक करके मेहमान रुखसत हुए तो शब्बीर ने देखा कि नबीला के शौहर अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रहा था। इसी दौरान टीवी पर एक खबर नशर हुई जिस पर नबीला उठकर बैठ गई। मेरा बेटा सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक अफसोसनाक खबर, एक अस्पताल से एक औरत ने बच्चा चुरा लिया। पुलिस उसको तलाश कर रही है। मौलूद की मौत पर नशी के दौरे पड़ रहे हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। एक बार फिर बताते चले। कैसे जालिम लोग हैं, सुना आपने? हाँ यार, बड़ी अजीब खबर है। इस बच्चे की माँ पर क्या गुजर रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लाए मेरा बच्चा मुझे दे। अरे दे, जल्दी करें मुझे दे। पागल हो गई हो क्या? अल्लाह खैर करे, हमारे बच्चे को कुछ हो, क्या हो गया? उस रात नबीला को यूं लगा जैसे किसी ने उसका नौमौलूद बेटा चुरा लिया हो। उसने ख्वाब में देखा कि जब उसकी आंख खुली तो उसका बच्चा वहां मौजूद नहीं था। वो चीखती हुई नींद से बेदार हो गई। उसका सांस जोर जोर से चल रहा था। फिर उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। नबीला, क्या हुआ? क्या हुआ? डर गई भी ख्वाब मुझे। अभी जाके सदका दे, मेरे बच्चे का अभी सदका लेके आओ। हाँ हाँ, मैं दे दूंगा। प्लीज तुम सो जा, सो जा तुम, मैं दे दूंगा। नहीं, सरकारी अस्पताल से नौमौलूद के अगवा की खबर ने नबीला के दिलो दिमाग पर शदीद असर किया था। वो हर वक्त खौफजदा सी रहती थी। उसे बार बार गुमशुदा बच्चे की माँ का ख्याल आता तो वो कांप उठती। उसे खबरें सुनने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन वो रोजाना खबरें देखने लगी, जानने के लिए कि बच्चा मिला या नहीं। उधर पुलिस नौमौलूद को तलाश कर रही थी और फिर नबीला ने वो सीसी फुटेज भी देख लिया जो खबरों में नश्र किया गया था। वो सहम कर रह गई कि कोई दूसरी औरत किसी का बच्चा कैसे उठा कर ले जा सकती है। नबीला की तरह वो भी एक औरत ही थी जो किसी दूसरी माँ का बच्चा उठाए लिए चली जा रही थी। फिर पुलिस सीसी फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर असल मुजरिमों तक पहुँच गई थी। एक औरत, उसके शौहर और उसकी माँ को गिरफ्तार करके बच्चा बरामद कर लिया गया था। गिरफ्तार होने वाली औरत का नाम था नबीला। ये सब क्या वाकया था? पुलिस ने शब्बीर को इसकी तफसील कुछ इस तरह बताई थी। जैसे ही पुलिस को इनिशियल इंफॉर्मेशन मिली को तकरीबन 2:45 बजे के करीब, उसके इमीडिएटली पुलिस ने उसके फौरन बाद रिस्पॉन्ड किया। जो क्राइम सीन था जहां से बच्चा किडनैप हुआ, उस पर जितनी एविडेंस अवेलेबल थी, उसके बाद जिस रूट को क्रिमिनल्स ने अडॉप्ट किया, पुलिस ने उनको फॉलो किया। करते करते पुलिस ने विद इन 18 आवर्स लाहौर तक पुलिस ने इसको ट्रैक कर लिया, इस सारे एक्ट को। इसमें मैं अगर आपसे बात करूं तो जो हमारी टेक्निकल साइड है उस पर भरपूर पुलिस ने एफर्ट की। उसमें हमारी टीम्स थी जो सीसीटीवी फुटेजेस से लेके और बाकी जितनी भी टेक्निकल एविडेंस थी उस पर काम कर रही थी। हमारी टीम्स थी जो रेड्स कर रही थी, हमारी टीम्स थी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए एविडेंस इकट्ठी कर रही थी। करते करते फिर ये विद इन 72 आवर्स पुलिस की अनथक कोशिशों के बाद ये बच्चा बरामद हुआ। नौमौलूद को बरामद करने पर बच्चे के अहले खाना समेत पूरा महल्ला घर से बाहर निकल आया था और वो मंजर देखने के काबिल था जब पुलिस अफसर बच्चे को मां के हवाले कर रहा था और चारों तरफ से पुलिस की टीम पर गुलपाशी की जा रही थी। जब 2 घंटे बाद मेरे से बच्चा जुदा किया गया, ये क़यामत से कम नहीं मेरे लिए और घर वालों के लिए ये बहुत मुश्किल डे है। अम्मी, अब्बू, मेरे शोहर और मेरे बहन भाई इतने मुश्किल वक्त गुजारा उन्होंने, मैं भी इतनी मुश्किल से ये वक्त गुजारा है। जितने 3 दिन 4 दिन ये बहुत मेरे लिए मुश्किल दिन थे। और जब मुझे बच्चा मेरे हाथ में दिया गया है कि ये बहुत खुशी के लम्हात थे मेरे लिए। और मैं पुलिस की और शहरियों की
शुक्रगुजार करती हूँ जो जिन्होंने मुझे बच्चा ला के दिया। शब्बीर का कहना है कि किसी से उसका लख्ते जिगर छीन लेना कितना बड़ा जुल्म है। नबीला ने जो कुछ किया वो मुजरिमाना फेल था, किसी भी सूरत में इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन शब्बीर को उस माशरती रवैये पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो शादीशुदा औरतों को औलादे नरीना न पैदा करने के ताने देकर उन्हें जहनी मरीज बना देते हैं। नबीला और उसके साथियों को कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।